आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुदामडी क्लासेस विद अभिषेक में। जैसा कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि कल मैं आपके लिए एक 10वीं क्लास का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया लेके आऊँगा, तो मैं आ चुका हूँ। ये पहला चैप्टर से ग्रुप डी के फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और जो अभी थर्ड फेज एग्जाम चल रहा है, इससे कम से कम हर शिफ्ट में 2 या 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और ये इस चैप्टर से ये सभी एग्जाम्पल और सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को अच्छा से सीख लेते हैं, तो आप 2 से 3 नंबर आराम से इस चैप्टर से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, या जब एक ही पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, तो उस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू कुछ चेंजेस भी आता है उत्पाद में। वो क्या क्या चेंज होता है उत्पाद में, चलिए उसके बारे में जिक्र करते हैं। पहला जो चेंज होता है वो अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा चेंज होता है वो रंग में परिवर्तन होता है। तीसरा तापमान में, और चौथा उससे गैस निकलता है। तो अब ये सब जो चेंज होते हैं, ये सब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है वो सब होता है। चलिए फिर से इसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आता है। जो पहला रासायनिक अभिक्रिया में चेंज आता है वो अवस्था में चेंज आता है, दूसरा रंग में चेंज आता है, तीसरा तापमान में चेंज आता है, और चौथा गैस निकलता है उससे। अब रासायनिक अभिक्रिया तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से मैं कुछ के बारे में अभी जिक्र करने जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए, उसमें से पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, तो चलिए, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करें। जब 2 या 2 से अधिक जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करें, तो इसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जहां पर A और B हमारा अभिकारक है, जहां पर A और B हमारा अभिकारक है, जिसे हम इंग्लिश में रिएक्टेंट भी कहते हैं, और AB हमारा उत्पाद है, जिसे हम प्रोडक्ट भी इंग्लिश में कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करें, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उसका कुछ एग्जाम्पल के बारे में जिक्र करना चाह रहा हूं, तो जिसमें से पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर। चलिए, तो पहला क्या है, जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो CO2 गैस निकलता है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो CO2 गैस निकलता है। जहां पर कार्बन एक अभिकारक हो गया, ऑक्सीजन दूसरा अभिकारक हो गया, और CO2 इसका उत्पाद हो गया, यानी प्रोडक्ट हो गया। आइए अब हम दूसरा एग्जाम्पल में चलते हैं। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसे एक और तरीके से बोला जाता है, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण का निर्माण होता है, जो कि सफेद कलर का होता है। किस कलर का होता है, सफेद कलर का। ये क्वेश्चन आने कुछ दिन पहले ही 2 या 3 शीट में पूछा गया है कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये किस कलर का होता है, तो ये सफेद कलर का होता है। तीसरा एग्जाम्पल आते हैं कि जब आयरन को सल्फर के साथ, सल्फर को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम गंधक भी कहते हैं। सल्फर को किस नाम से जाना जाता है, गंधक। जब हम
आयरन को सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये संयोग करके आयरन सल्फाइड बनाता है। तब ये संयोग करके आयरन सल्फाइड बनाता है। जब हम आयरन को सल्फर के साथ, सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं, जब हम आयरन को सल्फर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये संयोग कर आयरन सल्फाइड बनाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयरन सल्फाइड। चौथा एग्जाम्पल, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब यह संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब यह संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। पांचवा एग्जाम्पल, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब ये संयोग कर सल्फर ट्राई ऑक्साइड का निर्माण करता है। छठा एग्जाम्पल, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं। किस नाम जाना जाता है? तो क्विकलाइम, और इसे क्विकलाइम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम के नाम से जाना जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम के नाम से भी जाना जाता है। सातवां एग्जाम्पल, जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब जो है किसका निर्माण होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इन सभी एग्जाम्पल से आपको पता चला कि दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण हर जगह कर रहे हैं। तो ये सभी संयोजन अभिक्रिया के प्रकार हैं। चलिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, क्योंकि यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, हमने तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया। अब हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अब हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं जिसे इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। जब एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। क्या? जब एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ निर्माण करता है उसे ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब एक ही पदार्थ टूटकर दो पदार्थ निर्माण करता है या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इनका कुछ एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम जिक्र करते हैं। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। क्या है पहला एग्जाम्पल? है सोडियम क्लोराइड। जब हम सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या? विद्युत धारा। जब हम सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक का प्रवाह करते हैं तब यह टूटकर सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग हो जाता है। क्या? जब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा या करंट प्रवाहित करते हैं तब यह टूटकर सोडियम और क्लोरीन में अलग अलग हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, एल्युमिनियम ऑक्साइड में जब हम विद्युत धारा यानी करंट को प्रभावित करते हैं, जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड में करंट को प्रभावित करते हैं तब यह टूटकर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाता है। जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं तब यह एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में टूट जाता है।
आइए तीसरा एग्जाम्पल, जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। कब? जब हम लोग जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। आइए चौथा एग्जाम्पल चलते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा यानी हीट को देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज करता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट में हीट देते हैं, ऊष्मा मतलब हीट, जब हम हीट देते हैं तब यह कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पे CO2 जो कि एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। अब आइए हम पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम कहते हैं पोटासियम क्लोरेट। क्या कहते हैं? KClO3 को पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट में जब हम हीट देते हैं तो यह पोटासियम क्लोराइड, तब यह पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्या? जब हम पोटासियम क्लोरेट, इसका नाम क्या है? पोटासियम क्लोरेट। पोटासियम क्लोरेट में जब हम हीट यानी ऊष्मा देते हैं तब यह पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। आइए जो अंतिम एग्जाम्पल में है जिसका नाम है फेरस सल्फेट यानी FeSO4, इसका नाम फेरस सल्फेट है। अगर इसमें हम ऊष्मा यानी हीट देते हैं, जब हम फेरस सल्फेट में हीट देते हैं तो यह फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड, यानी यह फेरिक ऑक्साइड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। क्या? जब हम लोग फेरस सल्फेट में हीट देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए वियोजन रिएक्शन के। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप इससे इजीली नंबर पा सकें। आइए दोस्तों, हमने अभी वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। अब हम तीसरा अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं जो है विस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें हम अभी जिक्र करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है A + BC, यानी जो A पदार्थ है वो BC से B को अलग कर देगा। कौन? तो जो A पदार्थ है वो BC से B को अलग कर देगा और AC का निर्माण करेगा और B को अलग कर देगा। तो इसे क्या कहते हैं हम? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A अकेला है लेकिन यहाँ पे जो निर्माण हुआ है वो AC का निर्माण हुआ है, और यहाँ पे जो BC था यहाँ से B विस्थापित होकर यहाँ अकेले B बना है, तो यहाँ पे एक विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एकल विस्थापन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए उसका कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम जिक्र करते हैं। जब हम लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं, या जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन से रिएक्शन करवाते हैं तो लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है। जो लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है और खुद फेरस सल्फेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया गया तो एक पदार्थ हटा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एकल विस्थापन कहते हैं। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं, जिंक पे। यहाँ जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से जब रिएक्शन करता है तो जिंक इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? हटा देता है, यानी विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब डिस्प्लेस कर देता है, उसके जगह से हटा देता है और खुद जिंक सल्फेट का एक विलयन बना देता है। यहाँ पर अगर आप जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर क्या होता है? विस्थापित होता है। आइए थर्ड एग्जाम्पल चलते हैं। तो यहाँ पे जब हम लेड को
कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब हम लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से कॉपर देखिए विस्थापित हो जाता है और यहाँ पर लेड क्लोराइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड जो था ये अकेले कॉपर विस्थापित होकर अलग हो गया और एक ही पदार्थ अलग हुआ, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, तो एकल विस्थापन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया में। द्विविस्थापन को हम लोग इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। द्विविस्थापन को हम लोग इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि होता क्या है। जब दो यौगिक अपने अपने आयनों का एक्सचेंज करके दो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं AB जो पहला यौगिक है और CD जो दूसरा यौगिक है। यहाँ पर A से B अलग हो चुका है और यहाँ C से D अलग हो चुका है और यहाँ से जो D अलग हुआ है वो A के साथ रिएक्शन करके AD का निर्माण किया है और जो यहाँ से B अलग हुआ है वो C के साथ रिएक्शन करके BC का निर्माण किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों ने अपने आयन का एक्सचेंज किया है और अलग पदार्थ का निर्माण किया है, इसे ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। आइए पहला एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट। जब हम सोडियम सल्फेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, जब हम सोडियम सल्फेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो हमको बेरियम सल्फेट मिलता है और सोडियम क्लोराइड मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर SO4 है वो Ba के साथ रिएक्शन हो गया और जो Na का रिएक्शन है वो Cl के साथ हो गया, यानी दोनों अपने आयन का एक्सचेंज किए। एक्सचेंज करने का अर्थ है यहाँ Na जो अगर टूटेगा तो ये प्लस में जाएगा और SO4 किस में जाएगा, माइनस में जाएगा और यहाँ पर Ba प्लस में जाएगा और Cl2 क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। तो जिसके कारण ये दोनों टूटकर अपने आयन का एक्सचेंज करके BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। जब सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये दोनों भी अपने आयन को एक्सचेंज कर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। ये दोनों भी अपने आयन को एक्सचेंज करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल आते हैं जहाँ पर हमारा जो है फेरिक सल्फाइड है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। फेरिक सल्फाइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फाइड बनाता है। क्या? तो फेरस सल्फाइड बनाता है और हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण करता है। तो फेरस सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कर फेरस सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो ये भी एक द्विविस्थापन का एग्जाम्पल है जहां पर सभी अपने अपने आयन का एक्सचेंज करके नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो यानी आयनों का एक्सचेंज करके नया पदार्थ का निर्माण करना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, आप चलो आइए दोस्तों, अब ये हमारा पार्ट 1 चैप्टर खत्म हो चुका है। कल मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिएगा ताकि आप एग्जाम में आसानी से इस चैप्टर से 2 या 3 मार्क्स प्राप्त कर सके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए मैं बायो का भी चैप्टर लाऊंगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर अच्छे अंक पा सके, ताकि आप कम से कम विज्ञान में, साइंस में 20+ नंबर ला सके। ग्रुप डी एग्जाम के बाद मैं SSC GD का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ और आप हमारे चैनल सुदामडी क्लासेस विद अभिषेक से जुड़कर SSC GD के बैच में पढ़ सकते हैं, क्योंकि SSC GD की जो वैकेंसी है वो दिसंबर में आने वाली है और इसके बाद मैं LP का ही बैच स्टार्ट करूँगा, फिर MTS का ही बैच स्टार्ट करूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।